हम पढ़ेंगे चैप्टर का नाम है जेंडर रिलीजन कास्ट। ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। इस चैप्टर में है जेंडर रिलीजन और कास्ट। और चैप्टर किसका है ये है पॉलिटिकल साइंस का, है ना। पॉलिटिकल साइंस में जेंडर रिलीजन और कास्ट का क्या रोल है और पॉलिटिकल साइंस में इनका क्या रोल है। दोनों चीजें है ना भाई। जेंडर का पॉलिटिकल साइंस में क्या रोल है और पॉलिटिकल साइंस का जेंडर में क्या रोल है। यानी पॉलिटिकल साइंस का मतलब पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब आपकी क्या होती है, जैसे आपका जो अभी रूलिंग सिस्टम है ना, उस सिस्टम की हम बात करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस जो है, यहाँ पॉलिटिक्स में हम देखेंगे जेंडर और जेंडर में देखेंगे पॉलिटिक्स। रिलीजन देखेंगे पॉलिटिक्स में और पॉलिटिक्स जो रिलीजन में देखेंगे पॉलिटिक्स। फिर हम कास्ट को देखेंगे पॉलिटिक्स में और पॉलिटिक्स में देखेंगे कास्ट। ये सब चीजें क्या है आपकी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका, जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन है ना, तो इसकी बात कर लेते हैं जेंडर डिवीजन की। जेंडर डिवीजन क्या होता है? जेंडर डिवीजन इज रेफर टू द डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे तो देखो डिवीजन जो है ना, डिवीजन में आप जो है ये भी समझ सकते हो भाई दो हैं, जरूरी थोड़ी है कि दोनों अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर जब जब जेंडर डिवीजन की बात करते हैं ना, तो फिर डिवाइडेशन हो गया मतलब दोनों में, और उसमें एक का क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ठीक है, तो जेंडर डिवीजन का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन। और किसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन? वुमेन के मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट इज जेंडर डिवीजन, व्हाट इज जेंडर डिवीजन? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन। अब आप ऐसे भी कह सकते हो भाई सर जेंडर डिवीजन का मतलब तो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मैन भी हो सकता है, वुमेन ही क्यों, ये भी हो सकता है ना। तो हमारी जो सोसाइटी है ना, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक है। मतलब आपका सरनेम जो है मम्मी का थोड़ी है, सरनेम किसका है? पापा का। सरनेम पापा का तो लगता है आपके, मम्मी का तो नहीं लगता ना। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो कैसी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक है। पिता जो है वो घर का मुखिया माना जाता है, माता नहीं मानी जाती। तो इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन किसका हो रहा है? वुमेन का हो रहा है। तो जब जेंडर डिवीजन की बात कर रहे हैं ना सोसाइटी में, जब कहा जाता है ना भाई दोनों अलग अलग हैं, तो नीचा किसको माना जाता है? वुमेन को माना जाता है। इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ ही होता है। और उनको क्या माना जाता है? कंसीडर वुमेन एज इंफीरियर, कम समझा जाता है वुमेन को। किसके इंफीरियर? किसके लिए? मैन के लिए इंफीरियर, की उनसे नीचे है। और दूसरा क्या है? इनकेपेबल ऑफ डूइंग सर्टेन टास्क, कुछ काम करने में उनको अनकेपेबल माना जाता है। भाई ये औरतों की बस की बात नहीं है। बाहर काम करना औरतों की बस की बात नहीं है, गाड़ी चलाना औरतों की बस की बात नहीं है। ऐसे कुछ टास्क जो है उनके लिए कहा जाता है स्पेशली कि द वुमेन कैन नॉट डू दीज थिंग्स। ऐसे तो मैन के लिए भी कह सकते हैं भाई बहुत सारे काम है जो आदमी नहीं कर सकते। डेली रोटी पकाओ, अब कुछ पका ले। रील्स नहीं बना सकता आदमी, और रील्स बनाएगा भी तो फेमस नहीं हो सकता रील्स में। तो कुछ सर्टेन टास्क जो है वो किसके लिए है? आज वो औरतों के लिए नहीं है, वो प्रिजर्व किए गए मैन के लिए। जैसे कि घर का मुखिया कौन होगा? आदमी होगा, ये प्रिजर्व हो गया मैन। आदमी जो है ही विल बी द हेड ऑफ द जो है फैमिली। तो ये प्रिजर्व हो गया ना, ये फिक्स कर दिया हमने कि नहीं औरत नहीं हो सकती, घर की मुखिया आदमी होगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब किसी किसी आदमी की डेथ हो जाती है ना, तो उसके बेटे को उसकी क्या पगड़ी पहनाई जाती है अपने राजस्थान में, इसको पगड़ी दस्तूर बोलते हैं। तो राजस्थान में जब जब बाप मर जाता है तो बाप की पगड़ी किसको मिलती है? बेटे को मिलती है। तो बेटी अगर बेटा नहीं हो तो बेटा नहीं होता तो फिर किसी दूसरे जैसे चाचा के बेटे को, मामा के बेटे को, बुआ के बेटे को, उनको उसकी पगड़ी जो है पहना दी जाती है। ऐसा क्यों नहीं? बेटी को क्यों नहीं? क्योंकि वो जो काम है ना वो किसके लिए प्रिजर्व किया हुआ? आदमी के लिए प्रिजर्व है, मैन के लिए प्रिजर्व है। तो ये क्या हो गया आपका? जेंडर डिवीजन हो गया। फिर दूसरा क्या है कि एक होता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर यानी जो काम करने वाले हैं, उसमें भी दो सेक्स हो गए ना, मैन एंड वुमेन। तो दोनों में जो काम करने वाले हैं ना, उसमें जो ह्यूमन सोसाइटी है उसमें भी जो है कई सारे काम जो है क्या देखो, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इज एक्सपीरियंस्ड इन ह्यूमन सोसाइटी। हाँ, सेक्सुअल डिवीजन यानी कि सोसाइटी में जो है जो काम है ना उसको भी क्या किया गया, हमने डिवाइड किया हुआ है काम को भी, कि ये काम आदमी करेगा, ये औरतें करेगी, है ना। लेबर का जो काम है ना वो भी क्या है कि जैसे भारी काम होते हैं तो आदमी कर सकते हैं, हल्का काम औरतों के लिए है ना। और जो नॉन स्किल्ड वर्क होंगे वो औरतों के लिए, स्किल्ड वर्क आदमियों के लिए, ज्यादा सैलरी वाले काम आदमियों के लिए, कम सैलरी वाले काम औरतों के लिए। ऐसा जो है हमने ह्यूमन सोसाइटी में एक टेंडेंसी देखी है।
Why little contribution of women is seen in public life, especially in politics? अब आप देखोगे ना तो वुमेन जो है, हमने कहा ना कि वुमेन जो है वो कुछ काम कर ही नहीं सकती, ऐसा माना जाता है। तो कौन सा काम है? जैसे पॉलिटिक्स, नेतागिरी नहीं कर सकती औरतें, यानी कि जो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो औरतें नहीं हो सकती, हमारी कंट्री के हेड है ना जो औरतें नहीं बन सकती, सरपंच जो है औरतें नहीं हो सकती। ऐसा क्या सोसाइटी की टेंडेंसी है, इसे क्या कहेंगे आप? जेंडर डिवीजन कहेंगे। तो ये क्या है? पब्लिक लाइफ का मतलब है कि जो जो पब्लिक, मतलब जब बाहर निकलते हैं ना काम करने के लिए, तो वहां पर औरतों को ये कहा जाता है भाई आप लोगों के लिए बाहर का काम नहीं है, आप घर के अंदर रहो, घर में ही काम करो, वही आपका काम है। ठीक है? तो पॉलिटिक्स में तो निकलना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, वोट लेने के लिए जाना पड़ेगा, पब्लिक के काम करने पड़ेंगे, पब्लिक की प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी, है ना? गुंडागर्दी भी करनी पड़ेगी आजकल तो, नेताजी जो, तो वो औरतों का काम नहीं है। तो क्या पॉलिटिक्स जो है, स्पेशली पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो वो वहां पे वुमेन का कोई कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आता, क्योंकि हमने उनको चांस दिया ही नहीं, इसीलिए नहीं आता, है ना? केवल लोकल गवर्नमेंट में हमने 33% रिजर्वेशन दे रखा है, वरना आप पार्लियामेंट में चले जाओ, वहां पे नहीं मिलेगी आपको औरतें ज्यादा। जब टिकट दिए जाते हैं ना तब भी नहीं मिलती, टिकट भी नहीं देते औरतों को, भाई जीतेंगे तो। और अगर टिकट मिल भी जाएगा ना तो क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके जो हस्बैंड होंगे ना वो कुछ ना कुछ, और कई कई केस तो आपने ऐसे देखे होंगे, सरपंच जो है वो औरत बन चुकी है लेकिन आज भी जाके बैठता है सीट पे, सरपंच का पति जो है वो जाके बैठता है, काम करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में उनका, उनको हम जो है मानते नहीं है भाई ये काम कर सकती है। एक है पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हैज हेल्प टू इम्प्रूव वुमेन रोल इन पब्लिक लाइफ। अब कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिक्स की बात करें ना हम, अगर इनको वुमेन जो है ना उनको पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो है वो करना शुरू करें, मोबिलाइजेशन का मतलब है कि पॉलिटिकल जो कंट्रीब्यूशन है या पॉलिटिक्स में जो लोगों का जुड़ाव है ना वो बढ़े। मोबिलाइजेशन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों की कनेक्टिविटी। मोबिलाइजेशन वर्ड जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल क्या करता है? लोगों को कनेक्ट करता है इजी वे में। ऐसे मोबिलाइजेशन वर्ड का मतलब है कि ज्यादा लोग कनेक्ट हो, तो ज्यादा औरतें जब ज्यादा पॉलिटिक्स में चली जाएगी ना, तब कहीं ना कहीं क्या होगा? पब्लिक लाइफ में वुमेन जो रोल है ना वो क्या होगा? इंप्रूव होगा। तो ये तो किसकी बात हो गई? जेंडर डिवीजन की बात हो गई। समझ गए? अब हम बात करेंगे कि जो वुमेन है वो इंडिया में कैसे फेस करती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को। इंडिया में क्या है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। आप विदेशों में चले जाओगे ना, वहां भी ऐसा नहीं है, वहां पे वहां भी आपने देखा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, और कब मिला था वोटिंग राइट्स? कब मिले थे? जब 1946 में मिले जाके। तो ऐसा नहीं है कि वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में ही है, वो वहां पे भी है, वहां पे भी फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रही थी लेकिन वुमेन को नहीं मिले वोटिंग राइट्स, आदमियों को दिए गए। पर इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो हम इंडिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किस तरह से किया जाता है। हमने जेंडर डिवीजन देख लिया, जेंडर डिवीजन क्या होता है, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि इंडिया में जेंडर डिवीजन कैसे है। अब जेंडर डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन, है ना? यही होता है ना? तो उसमें भी क्या है? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि अल्टीमेटली हम बात किसकी कर रहे हैं? वुमेन जो है उनके डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर हम जेंडर डिवीजन की बात करते हैं। तो यहाँ पर अब हम किसके बारे में बात करेंगे कि इंडिया में जेंडर डिवीजन कैसे है, मतलब इंडिया में वुमेन जो है उनके साथ में कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो पहली चीज देख लो आप, द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज ओनली 54%, यानी इंडिया में औरतों की परसेंटेज कितनी है लिटरेसी की? और मैन की कितनी है? 76%। तो इससे कंपेयर करो आप, वो कितना पीछे है लिटरेसी में। मतलब क्यों पीछे क्यों है? क्योंकि द गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल, द पेरेंट्स आर नॉट सेंडिंग देम टू द स्कूल। शेड्यूल्ड मतलब पिछड़ा हुआ रहता है कि लिखा हुआ? शेड्यूल तो शेड्यूल में लिखा हुआ है, वो शेड्यूल है। सिमिलर द स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स गो फॉर हायर स्टडीज। ऐसे ही जो हायर स्टडीज की बात करोगे ना आप, मतलब जैसे पीएचडी की बात करोगे या जो ग्रेजुएशन की बात, कॉलेज की बात करोगे, तो वहां पर भी लड़कियां जो है आपको प्रोपोर्शन क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि वुमेन जो है उनके साथ क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि उनको इस एजुकेशन में और लिटरेसी में बहुत पीछे हमने धकेल रखा है। दूसरी चीज है द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग हाईली पेड इज स्टिल वेरी स्मॉल। बड़ी बड़ी जॉब्स जो मिलेगी ना आपको, सीईओ जो होंगे ना बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो आदमी मिलेंगे, औरतों को कम। अभी तो बढ़ भी रहा है प्रोपोर्शन, ऐसी बात नहीं है, अब तो खैर चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये जो बुक है ना ये प्रिंट हो रखी बहुत पुरानी है, तो ये भी मुझे लगता है ये लाइन को थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि चीजें बदल रही है। पर बदल तो रही है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ तो बताना ही पड़ेगा कि जो हाई पेड जो सैलरी वाले जो
जॉब होती है ना वो ज्यादातर आदमियों को ही मिल पाती है, वुमेन जो है आज भी उसमें क्या है, पीछे है। तीसरी चीज है इक्वल वेजेस एक्ट। हमारे जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें एक एक्ट पास किया गया था 1976 में, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है आपके। द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में पास किया गया, जिसमें वुमेन जो है उनको इक्वल सैलरी दी जाएगी। एक ही काम करते हैं दोनों, मैं भी पढ़ाता हूँ, एक लेडी टीचर भी पढ़ाती है, लेकिन उसको कम दे रहे हैं पैसे। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक ही काम कर रहे हैं पैसे कम, एक और को कम क्यों दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो, उसके लिए क्या किया गया है, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो है पास किया गया 1976 में। इसमें क्या किया गया कि इक्वल सैलरी शुड बी पेड टू इक्वल वर्क, समान एक जैसे काम के लिए एक जैसी सैलरी देनी पड़ेगी आपको, चाहे वो मैन हो या फिर वुमेन हो। पर ऐसा किया क्यों गया, क्योंकि क्या किया जाता है हमारे यहाँ पर, सेम काम के लिए वुमेन को कम सैलरी दी जाती है और उसी काम के लिए आदमी को ज्यादा सैलरी दी जाती है ना। अरे तो औरत है, इसको क्या जरूरत है पैसे की, इसको दे दो थोड़ा सा। लेबर में तो होता है ऐसा। हाँ, ऐसे लेबर में भी ऐसे होता है, लेबर वर्क में भी है ना। दूसरा क्या है, हाउ एवर इन मोस्ट एरिया ऑफ वर्क, ज्यादातर कामों में वुमेन आर पेड लेस देन मैन इवन व्हेन बोथ द एग्जैक्टली द सेम वर्क, दोनों सेम काम करते हैं फिर भी दोनों को क्या मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, इक्वल सैलरी नहीं मिलती है ना। इसीलिए क्या बनाया गया है, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट बनाया गया 1976 में, और उसको अप्लाई भी किया गया है और अब जो है मिल भी रही है। सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, इसका मतलब है कि जो लड़कियां है ना उसको पेट में ही मार देते हैं, अबॉर्शन कर देते हैं बच्चे, लड़कियां जो उससे लड़की होने वाली पता चल गया कि लड़की होगी तो उसको अबॉर्शन करवा देते हैं उसका। तो ये जो सेलेक्टिव अबॉर्शन है ये भी क्या कर रहा है, चाइल्ड सेक्स रेशियो को कम कर रहा है। चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब है नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज, 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, है ना। अब लड़के कितने हैं 1000 और लड़कियां कितनी हैं 919, इसीलिए क्या रहते हैं फिर अनमेरिड, इसीलिए शादियां नहीं हो रही क्योंकि लड़कियां कम रह गई। अब लड़कियां कम रहने का मतलब क्यों है, क्योंकि चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारा कम है ना। सेलेक्टिव अबॉर्शन जो है इंडिया में होता है, क्यों होता है, क्योंकि लड़कियों के मानते हैं कि लड़का नहीं होगा तो फिर मेरी पगड़ी कौन किसको मिलेगी, ये कहते हैं ना, मेरी जायदाद का मालिक कौन बनेगा, मेरा वंश कौन चलाएगा, इसी लड़कियों को मारते हैं। तो ये भी क्या है आपका डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, सेक्स बेस्ड। एक लास्ट है, वेरियस काइंड्स ऑफ हरेसमेंट एक्सप्लॉइटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज रिपोर्टेड बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा था कि एक जो लड़की थी उसको क्या कर जला के मार दिया, तेजाब डाल वो डाल दिया उसके ऊपर, पेट्रोल नहीं एसिड डाला था कोई, जैसे आपका नेल पेंट आता है ना उसमें, उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं थिनर, थिनर डाल दिया उसके ऊपर और फिर उसको आग लगा दी, तो बेचारी पूरी जल गई, मर गई वो। अब उसके 2-3 साल की बच्ची भी थी, उसको क्यों मार दिया, केवल दहेज के लिए। तो ये क्या है आपका, ये हरेसमेंट है वो का। लड़कियों का आज भी होता है, जैसे कई लड़कियां क्या हाई पेड जॉब में चली जाती है, दिल्ली मानो आप, दिल्ली है बेंगलुरु है, यहाँ चले जाते हैं जॉब के लिए लड़कियां जाती है ना। अब जैसे लड़कियां जाती है तो क्या सोचते हैं लड़के, ये तो घर से बाहर निकल गई काम करने के लिए। अब ये क्या है, मतलब ये बहुत फ्रैंक है। अब फ्रैंक का मतलब क्या है कि इसको जो भी करेंगे ना करने के लिए तैयार है ये, मतलब इसको ये इसलिए क्या कह सकते हो, मतलब इसमें संस्कार नहीं है, इसलिए घर से बाहर काम करने के लिए आ गई है। जो संस्कारी होगी, जो अच्छी लड़की होगी ना वो तो घर पे ही रहेगी, वो तो घर पे बैठेगी, और जो काम करने के लिए बाहर निकलेगी ना वो तो फिर वो तो लड़की जो है कैरेक्टरलेस है, उसको तो कुछ भी कर सकते हो आप, पैसे दे दो उसको और सेक्स के लिए राजी कर लो, ऐसे मान मतलब सेक्स ले मान लिया उसको पैसे देके। ये जो सोच है ना इसे आप क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन डिसएडवांटेज और ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। तो ये इंडिया में हो रहा है, इसे आप बोलते हो जेंडर डिवीजन। ठीक है, तो दो तरह की हमने बात कर ली है, एक तो इंडिया में जेंडर डिवीजन और एक जेंडर डिवीजन एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, अब हम टॉपिक की बात कर रहे हैं वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि इंडिया में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना दिया हुआ है वुमेन को। तो सीधा क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, कितना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंडिया में दिया गया है। सीधा सा क्वेश्चन है। अब सीधा सा क्वेश्चन तो है लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कितना दिया हुआ है ना आंसर। तो यहाँ पर देख लो आप, इन इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो। इंडिया में लेजिस्लेचर का मतलब है, लेजिस्लेचर क्या होती है, कानून बनाने वाली संस्था, यानी पार्लियामेंट, और असेंबली विधानसभाएं और पार्लियामेंट, ये दोनों क्या बनाती है, कानून बनाती है। तो वहां पर लेजिस्लेचर में बहुत कम इनका प्रपोर्शन है, वहां पर महिलाएं आपको बहुत कम मिलेगी।
द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन द लोकसभा इज 14.36%। केवल 14.5% भी नहीं है, मतलब, है ना। यानी कि अगर 500 सीटें है ना, 500 सीटों में आप कर लो कितना हो गया, 50-60 महिलाएं होंगी, है ना, इससे ज्यादा नहीं है। और शेयर इन द स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 6%। और असेंबलीज में कितनी है, 6%। स्टेट असेंबलीज का मतलब है स्टेट की जितनी भी विधानसभा है ना, उनमें कितना परसेंट है, 6% है। इसको बोला तो इस तरह से क्या है आपका, वुमेन की क्या है, असेंबली में, स्टेट असेंबली में और नेशनल असेंबली यानी कि पार्लियामेंट में इतना प्रोपोर्शन है। दूसरा क्या है, पंचायतों में। तो पंचायतों में तो मैंने पढ़ लिया कि 1992 में जब पंचायतें बनाई गई तो पंचायतों में 1/3 सीट्स जो है क्या कर दी गई, महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई, पंचायत में और म्युनिसिपैलिटीज में। तो वहां तो 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है। हाँ, तो वहां पर 33% रिजर्वेशन महिलाओं को है, जबकि पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो वहां पर प्रोपोर्शन क्या है, बहुत कम है। अब ये प्रोपोर्शन बढ़ना चाहिए, ये रिजर्वेशन कहाँ मिलना चाहिए, वहां भी मिलना चाहिए, पार्लियामेंट में भी और स्टेट असेंबली में भी। उसके लिए क्या कर रहे हैं, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविस्ट क्या कर रहे हैं, बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो रिजर्वेशन है ये वुमेन को स्टेट असेंबली में और लोकसभा में मिले, इसकी डिमांड ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रपोजल है ना, ये 20-25 साल से ऐसे ही लोकसभा में रखा हुआ है प्रपोजल। यानी कि जो कानून बनता है ना, कोई भी तो कानून बनाने से पहले क्या आता है, प्रपोजल ही तो आता है। भाई इस तरह का कानून बनाओ ताकि महिलाओं को क्या मिल जाए, 33% रिजर्वेशन मिल जाए लोकसभा में और स्टेट असेंबली में। तो प्रपोजल आ गया, लेकिन उसको क्लियर भी तो करो आप, उसको पास करो, एक्ट बनाओ। तो ऐसा जो है डिकेड्स का मतलब है कई दशकों से पड़ा हुआ, 20-25 साल से पड़ा है वो। अब लास्ट ईयर ही जो मोदी गवर्नमेंट है ना, उन्होंने एक नया अधिनियम पारित किया है, नया एक्ट बनाया है, उसका नाम है नारी शक्ति वंदन। क्या नाम है, नारी शक्ति वंदन। ये एक्ट पास कर दिया और 33% रिजर्वेशन किसको दे दिया, वुमेन को दे दिया, स्टेट असेंबलीज में और लोकसभा में। लेकिन ये अभी कानून बन तो गया, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ ये। अब लागू कब होगा ये, जब हमारा क्या होगा, सेंसस आएगा। सेंसस के बाद पता चलेगा कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ कहाँ की। तो उसके बाद में मतलब ये 2029 तक जो है लागू हो पाएगा। यानी कि जो अगले लोकसभा इलेक्शन आएंगे ना, तब तक हो पाएगा ऐसा ही। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इंडिया में क्या दिया हुआ है, महिलाओं को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो 3 बातें हमने पढ़ ली। पहली चीज वुमेन डिस्क्रिमिनेशन, दूसरी चीज वुमेन का डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में कैसे हो रहा है, तीसरा इंडिया में महिलाओं को कितना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। और जो विक्टिम्स होते हैं, विक्टिम्स का मतलब जो क्या करने वाले, आपके जितने भी जो अब उन्होंने जो गलत किया है, अपराध किया है, ऐसे जो पकड़े जाते हैं ना, वो लोग कौन है, माइनॉरिटी के होते हैं। अब वो क्या है, वो डिमांड करते हैं किस चीज की, कि गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटी के जो राइट्स है ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल जो स्टेप्स उठाएं, माइनॉरिटी के जो भी राइट्स हैं उनको बचाने के लिए और ज्यादा काम करे गवर्नमेंट। क्यों, वो ऐसा मानते हैं कि जो कम्युनल राइट्स हैं उनमें रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो ऐसा मानते हैं। ठीक है, अब ये हो रहा है नहीं हो रहा है, इन चीजों पे हम बहस नहीं कर सकते। हमारा काम क्या है, ये देखना कि जो है रिलीजन जो है वो कैसे अफेक्ट कर रहा है पॉलिटिक्स को, है ना। दूसरा वुमेन मूवमेंट, वुमेन जब वुमेन मूवमेंट होते हैं कई बार, तो वो भी क्या डिमांड करते हैं कि जितने भी फैमिली लॉज हैं, उन फैमिली लॉज में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। किसके साथ होता है, वुमेन के साथ। फैमिली लॉज का मतलब है सारे फैमिली लॉज क्या है आपके, रिलीजियस फैमिली लॉज हैं। हिंदूज हैं, उनके अंदर क्या है, शादियां कैसे होगी, है ना, डाइवोर्स का तो सिस्टम ही नहीं है, लेकिन शादियां कैसे होंगी, सिस्टम कैसे रहेगा फैमिली का, ये सब वो तो खैर बहुत पुराना था, वो अब नहीं है। लेकिन अभी की अगर हम सिस्टम की बात करें ना, फैमिली सिस्टम की, तो वो क्या है, रिलीजियन बेसिस पर है। अगर आप देखेंगे मुस्लिम्स में, तो मुस्लिम्स में क्या होता है, जैसे ट्रिपल तलाक है, अब जैसे उसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, बैन कर दिया, पर फिर भी औरतें ट्रिपल तलाक तो किसके अगेंस्ट हो रहे हैं, वो वुमेन के अगेंस्ट। वो
अब ये जो ट्रिपल तलाक का कानून है ना, ये रिलीजियस कानून है, दूसरे धर्मों में तो नहीं है, एक पर्टिकुलर धर्म में है। तो वो जो पर्टिकुलर धर्म है ना, पर्टिकुलर जो रिलीजन है, वहां पर ऐसा किया जाता है। अब उसमें डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ हो रहा है? ओनली वुमेन के साथ। तो ये डिमांड कौन करता है? वुमेन, कि जो हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है रिलीजन बेसिस पर, उसको क्या किया जाए? दूर किया जाए। और लास्ट चीज है कि पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स, देयर इंटरेस्ट एंड देयर डिमांड्स एज द मेंबर ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी। आप किसी भी कम्युनिटी के हो, आप अपनी बात जो है आसानी से कह सको लोगों को, गवर्नमेंट को कह सको, सोसाइटी में कह सको, ऐसे जो है आपको राइट्स जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाने चाहिए। क्या है? पीपल जो है वो क्या हो, वो अपने आइडियाज, अपनी जरूरतें, अपनी इंटरेस्ट, अपनी डिमांड्स जो है वो एक्सप्रेस कर सके पॉलिटिक्स में, ऐसे राइट्स जो है वो उनको मिलने चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका? पॉलिटिक्स जो है उसमें क्या हो गए? रिलीजन्स हो गए। कि रिलीजन जो है वो कैसे है पॉलिटिक्स में, अगर आप देखेंगे तो चार तरह से है। एक तो क्या है कि रिलीजन जो है वो कई जगह पर डिफरेंसेस जो दिखाई देते हैं ना, आप देखोगे भाई जो पार्टियां हैं वो किसको फेवर कर रही है, वो डिफरेंस दिखाई दे रहा है। किसको ज्यादा वोट मिल रहे हैं, किसको कम वोट मिल रहे हैं, वो डिफरेंस दिखाई दे रहा है। फिर जो रिप्रेजेंटेशन है ना वहां पर लोकसभा में, विधानसभा में, उससे भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि किसके लोग कम है, किसके लोग ज्यादा है, वो डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो सीधा सीधा किसको अफेक्ट कर रहा है? रिलीजन। अगर रिलीजन की बात करेंगे तो रिलीजन को कर रहा है। अगर वुमेन की बात करें तो वुमेन के साथ भी क्या रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉलिटिकली तो आप क्या कर सकते हो? एफर्ट कर सकते हो। पॉलिटिकल एफर्ट्स तो कर सकते हो ना, तभी तो दूर कर सकते हो। तो ये क्या हो गए सारे आपके पॉलिटिक्स में रिलीजन जो है वो किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है, वो पॉइंट्स हो गए, है ना।